हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिखा मिश्रा आप लोगों के लिए एक और नया चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व का छंद चैप्टर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि मैम सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर हमें छंद लगता है, समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, हमें इसमें क्या पढ़ना होता है और इसके अंदर कैसे मतलब गणना कैसे करनी होती है, संख्या कैसे देखनी होती है। तो बहुत सारे सवाल, इन सारे सवालों का जवाब है इस क्लास में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आप लोग इस क्लास के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे छंद और उसके प्रकार और उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। अब एक और चीज आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और कई बार आप लोग ये पूछते हैं कि मैम हमें इस क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो हमारे PW के ऐप दृष्टि बैच के अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का चैप्टर। आज की क्लास में बेटा जी अगर हम बात करें छंद का अर्थ क्या होता है, तो छंद का अर्थ होता है बेटा आह्लादित करना, अर्थात खुश करना। अब खुश करने का अर्थ क्या होता है? चुटकुले सुनाना? हाँ, आपको जोक सुनाना? नहीं। खुश करने का अर्थ ये होता है कि जब आप काव्य पढ़ें, सुने और उसको सुनने में आपको जो आनंद मिले, उस आनंद को और आप उसको जब सुनेंगे मतलब उसके अंदर जब लय आएगा, ताल आएगी, तुकबंदी आएगी, इन सब के कारण आपके अंदर एक ऊर्जा जो खुश होगी, उसी को हम छंद कहते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता चलेंगी पर अच्छे से नहीं, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपने ये पंक्तियाँ सुनी होंगी, जैसे आपके आस-पास रामचरितमानस का जब पाठ होता है और उसको बहुत अच्छे से ढोल मंजीरे पर गाया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, तो मन में बहुत आनंद की उत्पत्ति होती है और ऐसा मन करता है कि हम लोग नाच उठे, होता है ना? जैसे कि आपने ये पंक्तियाँ कई बार सुनी होंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कि ये इसमें कौन-सा छंद था। हाँ जी, इन पंक्तियों में छंद का ही प्रयोग करा गया है, जिसको सुनने में आपको आनंद आएगा। बहुत लोगों को इसका अर्थ शायद ना पता हो, लेकिन सुनने में आनंद आया होगा। इसी प्रकार से आपने ये पंक्तियाँ भी कई बार सुनी होंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम। तो आपने जब मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आपने जब इसको पढ़ा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मात्राओं को इस प्रकार रखा गया या अक्षरों को इस प्रकार रखा गया कि इसके अंदर संगीत उत्पन्न हो रहा है, लय आ रहा है, ताल आ रहा है, झनकार आ रही है ना? मंगल भवन अमंगल हारी, हारी मेरी है ना? मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो बिहारी में भी ई आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ऐसी मात्रा, ऐसे अक्षर, ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाता है जिससे क्या होता है कि हमें आनंद आता है। और आपको एक खास बात बताऊं बेटा, इन जब पंक्तियों को आप पढ़ोगी तो इनकी मात्राओं की गिनती भी बहुत हद तक क्या होती है, नियमित करी जाती है, यानी नियमों में बंधी होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कितनी मात्राएँ हैं, कहीं पर कितनी मात्राएँ हैं, कहीं पर कितने भी अक्षर हैं, ऐसा नहीं। एक एक निश्चित स्थिति बनाई जाती है। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जाना कि छंद का अर्थ क्या होता है। छंद जो है वो छद धातु से बना शब्द है। छद धातु, छद का अर्थ होता है आह्लाद, है ना? और छंद की अगर हम बात करें तो इसका 1 सेकंड बेटा जी। हाँ, ये छद होगा।
अच्छा ठीक है। छद या चद धातु से बना है जिसका अर्थ आह्लादित करना अर्थात खुश करना होता है। और ये कब उत्पन्न होता है? जब काव्य में वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या होती है। ठीक है, एक नियम के अनुसार, जैसे किसी में 11 मात्राएं तो किसी में 13 मात्राएं, किसी में 16 मात्राएं। तो एक नियम बनाया गया है कि मात्राओं को हमें इस तरह से रखना होता है। इसी को हम छंद कहते हैं। ठीक है, और इस छंद का प्रयोग हमें पद्य खंड में देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि नित नवल लीला ललित ठान गोलोक अजर में, अब देखो में और में यहाँ है, गए और नए में देखो तुक बन रहा है ना बेटा। तो ये सभी किस कारण से है? छंद के कारण से है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये एक एक ऐसे ऐसे क्या लिखा है, तो ये गिनती लिखी है इनको गिनने का। अब कैसे गिना जाता है ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको धीरे धीरे, बोलते हैं ना हम एक एक चीजों को धीरे धीरे करके समझेंगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आप जानिए, फिर एक एक करके हम और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलो। तो छंद के अंग, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एमसीक्यू बन जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाता है आपका, कि छंद के कितने अंग होते हैं? ऐसे तो हमारे 7 से 8 अंग हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए तो चरण और पद महत्वपूर्ण जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चरण और पद होते हैं। अभी मैं ये आपको समझाऊंगी क्या होते हैं चरण पद। फिर आती है वर्ण और मात्राएं। गति का मतलब होता है लय। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने भी इसको पढ़ा था, श्री गुरु चरण सरोज। अब मैं इसको तेजी से पढ़ूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या ऐसे नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो जब आप इस तरह से इसको तेजी से पढ़ रहे हैं तो इसी को हम गति कहते हैं। ठीक है, यति का मतलब होता है रुकना, कहीं पर रुकना। जब मैं इसी को पढ़ते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो मैं रज पर रुकी, उस रुकने के स्थान को हम यति कहते हैं। यति का मतलब विराम, रुकना। और तुक अभी मैंने आपको पीछे वाली उसमें समझाया था। जैसे देखेंगे कि गए और नए, ये तुक बन रहा है। जैसे एक और पंक्ति में बोलूं कि लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। तो आग और नाग में तुकबंदी बन रही है। तुक यानी एक मिलते जुलते शब्द आ रहे हैं। ठीक है, ध्वनि एक जैसी आ रही है, उसी को हम तुक कहते हैं। यहाँ देखो मैंने इनका अर्थ भी समझा दिया है कि गति छंद के पढ़ते समय उत्पन्न होने वाली लय को कहते हैं, यति रुकने के स्थान को कहते हैं और ये निश्चित स्थान होता है उसका। और तुक पद के अंत में अक्षरों की समानता दिखाई जाती है, जैसे आग नाग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानेंगे कि चरण पद क्या होते हैं, वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं। चलिए, चरण की बात करी जाए बेटा जी, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि छंद की प्रत्येक पंक्ति में चरण मतलब प्रत्येक पंक्ति को या तो चरण कहते हैं या पद कहते हैं या पाद कहा जाता है। अब ये होता क्या है, देखो मैं एक चीज आपको समझाऊंगी। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, मेरे पास कोई, हाँ। अभी इस क्वेश्चन पे मत ध्यान देना, सिर्फ अर्थ समझने के लिए मैंने ये पेज लेना था, इसलिए यहाँ पर आए। ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर मैंने कोई पंक्ति लिखी, ठीक है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, तो जो पहली पंक्ति है इसे पहला चरण कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी को दूसरा चरण, तीसरी को तीसरा चरण और चौथे को चौथा चरण। ठीक है, अब जब भी हमारा कोई भी छंद बनता है तो उसमें 4 चरण पाए जाते हैं। कोई भी छंद बनता है तो उसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती हैं। इन 4 पंक्तियों को जब हम 2 लाइन में लिखते हैं, जैसे ऐसे, इस लाइन को लिखा पहले, फिर दूसरी लाइन को यहाँ कॉमा लगाकर फिर लिख दिया, फिर तीसरी लाइन को यहाँ लिखा और चौथी लाइन को यहाँ कॉमा लगाकर लिख दिया, तब ये चरण ना रहकर दल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दल बन जाते हैं। ठीक है बेटा जी, तो फिर से सुनिएगा कि जब हम पंक्तियां रखते हैं तो उसे हम चरण कहते हैं। 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक है, और जब इन्हीं चरणों को हम 2 पंक्तियों में रख देते हैं तो उसे दल कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई चरण की। अब कोई भी छंद उठा लीजिए, उसमें आपको 4 ही चरण मिलते हैं,
केवल ऐसे 2 चरण हैं जिसके अंदर हमें 6 चरण देखने को यानी 6 पंक्तियां देखने को मिलती हैं, वो है हमारी कुंडलियां और छप्पे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना जाने कि कोई भी छंद हो, मुख्यतः सभी छंदों में हमें 4 चरण ही मिलते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां, 4 लाइंस ही मिलती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब उन 4 लाइनों को 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है तो उन्हें तब दल कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गए आपके चरण। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा? चरण कहा जाएगा, पद या पाद कहा जाएगा। देखिए, अब देखो इस तरह से ये लाइन लिखी गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पहला चरण। इसे क्या कहेंगे? पहला चरण। इसे क्या कहेंगे? दूसरा चरण। इसे क्या कहेंगे? तीसरा चरण। और इसे क्या कहेंगे? चौथा चरण। ठीक है। अब एक और चीज देखेंगे बेटा, ये जो पहला और तीसरा होता है, इन्हें मिलाकर बोला जाता है विषम चरण। आप लोगों ने इसे मैथ्स में पढ़ा होगा, सम, विषम, है ना? तो विषम कौन से होंगे? पहला और तीसरा। और दूसरा और चौथा आपका क्या कहलाता है? समचरण कहलाता है। ठीक है बेटा जी। क्या है, हमने क्या भी जाना कि पहली पंक्ति को पहला चरण, दूसरी पंक्ति को दूसरा चरण, तीसरी पंक्ति को तीसरा चरण, चौथी पंक्ति को चौथा चरण कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है मैम? अच्छा, हमने फिर क्या जाना कि पहली और तीसरी पंक्ति को, यानी पहली और तीसरी पंक्ति को हम विषम चरण कहते हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति को हम समचरण कहते हैं। ये समचरण विषम चरण आपको आगे काम आएगा। ठीक है। तो यहां तक आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने वर्ण और मात्राओं पे। वर्ण आपको पता होगा बेटा, जो हम बोलते हैं ना, क ख ग घ, है ना, ये सब वर्ण कहलाते हैं। और जब इन वर्णों पर मात्रा लगती है, आ की, ई की, ऊ की, तो उसे मात्राएं कहते हैं। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर को 1 नंबर दिया जाता है, यानी जितने भी स्वर, अब देखो मात्राएं किसकी बनती हैं? स्वर की ही बनती हैं। ठीक है। तो हम स्वर को ले लेते हैं पहले, क्योंकि वर्ण वर्ण से अभी हमारे सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, हमारा मात्रा से काम है, तो आज हम मात्रा को ही समझेंगे। मात्राएं हमारे स्वर से बनती है, अ, आ, ई, उ, है ना, ये हमारे स्वर कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जो छोटे स्वर, जिसको बोलते समय कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, है ना, ये अ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और यहीं पर अगर मैं आ, ई ऐसे बोलती हूँ, उ, ए, ओ, औ, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं उसे हम 1 नंबर देते हैं, और जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उसे हम 2 नंबर देते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो एक बार रिपीट करके सुन लेना। चलो, ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें, लघु वर्ण एक मात्रा, जिसकी 1 मात्राएं बनती है, जैसे अ, ई, उ, है ना, इस मात्रा को जैसे हम क पर लगा रहे हैं, क में कोई मात्रा नहीं दिख रही, इसमें एक अ है, कि, कु। ठीक है। इसी तरीके से इसको 1 नंबर देते हैं। और दीर्घ की हम बात करें, कौन कौन से होते हैं, तो आ, ई, उ, री नहीं आएगा यहाँ पे, री यहाँ आता है। हाँ, तो री, ए, ओ, औ, इसको गुरु कहते हैं, गुरु वर्ण है। चलिए, और इसको 2 नंबर देते हैं। 2 नंबर को ना एस बनाया जाता है, ऐसे रखा जाता है। ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम गिनती कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, जहां कहीं पर भी अ की मात्रा होगी, जब भी आप देखेंगे किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं दिख रही, इट मीन्स उसमें अपने आप से अ छिपा हुआ है। अ है तो हम 1 नंबर देंगे, तो हमने इसे 1-1 नंबर दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो फसना लिखा है, तो यहाँ चंद्र बिंदी लगी है। अब आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा में लिखवा दे रही हूँ, किसको आप 2 नंबर देंगे, किसको आप 1 नंबर देंगे। ध्यान से देखिएगा, जहां कहीं पर भी लघु स्वर होंगे, लघु स्वर, उसे 1 नंबर, दीर्घ स्वर 2 नंबर, जहां कहीं पर भी चंद्र बिंदी होगी 1 नंबर, और जहां कहीं पर भी बिंदी होगी उसे 2 नंबर देंगे। ठीक है। कहीं पर भी अगर आधा अक्षर लिखा है तो उसके बगल वाले को 2 नंबर दे देंगे। ठीक है। इस तरह से हमें याद रखना है।
ठीक है, और कहीं पर भी अगर संयुक्ताक्षर है तो उसको भी उसी के अकॉर्डिंग नंबर देंगे हम। अभी हम और आगे जानेंगे। जैसे ये देखो, आम लिखा है, अब अ पर आ की मात्रा लगी है तो इसे 2 नंबर दे दिया, इस पर कोई मात्रा नहीं दिख रही तो इसे 1 नंबर दे दिया। इनको जोड़ा तो 3 नंबर निकल कर आ गए। आ गए? इसी तरीके से देखिए, एकता, ए में क्या है? ए है, दीर्घ स्वर है तो 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 2, 3 और फिर इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे आप तो इसके ऊपर बिंदी लगी है तो इसे 2 नंबर दिया, बाकी को 1-1 तो 2, 3, 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें गिनती करनी होती है। हालाँकि आपके एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा, अभी गिनती करने वाले नहीं आते हैं। बट आप 10th क्लास में जाएँगे, थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है बेटा जी? चलिए। अब एक और चीज नोट करनी है, लेकिन चंद्रबिंदु वाले गुरु वर्ण नहीं होते। चंद्रबिंदु कहीं पर भी आ जाए तो उसे 1 नंबर देंगे। ठीक है, इसके अलावा विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं, यानी किसी के पीछे अगर विसर्ग लगा है तो उसे भी आप क्या देंगे? 2 नंबर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा जी कि व से पहले स आधा है तो कुछ नहीं था, इसको हमने 1 नंबर दे दिया और त को 2 नंबर दे दिया, बन गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक चीज देखेंगे, इसको जब आप तोड़ोगे तो क, आधा र और म, ये जो सिर पे लगा है ना, इसे हम बोलते हैं रेफ वाला र। इसका मतलब होता है ये आधा र है और आधा र उससे पहले जुड़ता है। तो क को 1 नंबर दिया, लेकिन ये आधा र था, हम नहीं कर सकते तो हम इस वाले को 2 नंबर दे देंगे और इसको 1 कर देंगे, तो 2 और 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। देखिए, हमारे छंद, आपसे क्वेश्चन अब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा कि छंदों के कितने प्रकार या छंद के कितने भेद होते हैं। तो हमारे छंदों के 3 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी कौन सा छंद आ रहा है? केवल मात्रिक, तो हम मात्रिक को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मात्रिक छंद को भी 3 भागों में बांटा गया है। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले हम इसी को जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। हमारे सिलेबस में वर्णिक नहीं आ रहा, दूसरा अब आ रहा है हमारा मात्रिक। तो मात्रिक को 3 भागों में फिर से बांटा गया। सबसे पहले आया सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक और तीसरा विषम मात्रिक। अब ये तीनों क्या होते हैं एक बार इसको समझेंगे, फिर आगे की बात देखेंगे। चलिए 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, यहाँ देखिए जरा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। देखिए, जब भी मैंने पहली पंक्ति लिखी, चरण तो हमने पता चल गया, अब मैं चरण बोलूंगी। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। मान लीजिए कि सभी चरण में, मान लीजिए यहाँ 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्रा, इसमें भी 16 मात्रा, इसमें भी 16, यानी इसमें सभी की मात्राएं समान है। तो ये क्या कहलाएगा? समचरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? समचरण कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब सभी चरणों की मात्राएं समान होंगी, 16 जो भी दी जाए, अभी मैं आपको इस मतलब सोच कर कह रही हूँ कि आप 16 ले लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर 16 मात्राएं, इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है, तो वो समचरण कहलाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने पहला चरण लिखा, उसमें 11 मात्रा है, दूसरा चरण लिखा, उसमें 13 मात्रा है, फिर तीसरे चरण में फिर से 11 है और चौथे में फिर से 13 है। तो मैंने यहाँ देखा कि इसकी तो आधी मात्राएं समान है ना। मैंने क्या देखा कि जो विषम चरण है उसकी मात्रा समान है और समचरण की मात्रा समान है। ऐसे हो रखा है ना, आधी मात्राएं समान है, पहली और तीसरी की समान और दूसरी चौथी की समान। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस छंद को हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध। अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान और मात्रिक छंद, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा। और एक लास्ट बचता है हमारा कि मान लीजिए इसकी 11, इसकी 16, एक बात कह रही हूँ, इसकी 13, इसकी 12, सबकी अलग अलग मात्राएं आ रही हैं, तो विषम है तो इसे हम विषम
मात्रिक छंद कहते हैं। हम हमारे सिलेबस में ये दोनों है, तो हम इन दोनों को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, समचरण मतलब सबकी समान चरण हो, सबकी समान मात्राएं हो, और अर्ध सम का मतलब आधी समान। ठीक है, क्लियर हो गया अभी आपको? चलिए, तो अभी हमने यही चीज यहाँ पर अच्छे से जानी है कि मात्रिक छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद जिसकी सभी मात्राएं समान हो, अर्धसम जिसकी आधी समान हो, और विषम जिसकी कोई भी समान ना हो। ठीक है, अब सममात्रिक के अंदर कौन कौन से छंद आते हैं? तो चौपाई आता है, चौपाई आता है, रोला आता है, गीतिका आता है, हरि गीतिका आता है। याद कर लोगे? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। अर्ध सम में दोहा, सोठा, बरवी, उल्लाला। वो गाना है ना, उल्लाला उल्लाला, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद विषम मात्रा में हमारी कुंडलियां, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सभी छंद के अंदर 4 चरण होते हैं, पर दो ऐसे चरण होते हैं जिसके अंदर 6 चरण पाए जाते हैं, अर्थात 6 पंक्तियां पाई जाती हैं। वो हमारा विषम मात्रिक वाला ही होता है, जो कि है कुंडलियां। कुंडलियां के अंदर 6 चरण पाए जाते हैं, जो किससे मिलकर बना है? दोहा प्लस रोला से। और छप्पे छंद किससे बना है? रोला प्लस उल्लाला से। मुक्तक छंद मतलब छंदों से मुक्त, नियमों से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। इसकी शुरुआत करी थी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जूही की कली से। इतना डिटेल में आपके नहीं आएगा, बस सुन लो आप, हमको सिर्फ यही जानना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। किस छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में? तो सबसे पहले लिखा था कि छंद का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, उल्लेख है, वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। मात्रिक छंद के कुल कितने भेद हैं? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, मात्रिक छंद के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो अभी हमने पढ़ा सम, अर्धसम और विषम। अर्धसम और फिर विषम। ठीक है, चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो आपको इसको सिर्फ नोट्स में पढ़ लेना होगा। आगे देखते हैं। ये याद कर लेना आप बेटा। देखो, मात्रिक के अंदर हम पहले सम मात्रिक देख रहे हैं, जिसकी सभी मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, जिसकी सभी मात्राएं समान होती हैं, जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान हो। जैसे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28। चौपाई में 16, फिर रोला में 24, फिर गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28। चौपाई में 16, फिर रोला में 24, फिर गीतिका में आपकी कितनी आ जाती है? 26 और हरि गीतिका में 28। याद हो जाएंगी? 16, 24 और फिर आपका आता है कितना? 26 और फिर 28। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध सममात्रिक जिसकी प्रथम और तृतीय यानी पहली और तीसरी समान हो और दूसरी और चौथी समान हो, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें हमारा आता है दोहा। ठीक है, दोहा की पहली और तीसरी, मैं इसको बनाकर आपको दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये इस तरह से पंक्ति दी है। ठीक है, तो 13 और 11, 13 और 11, तो ये हमारा दोहा कहलाता है। और इसी का उल्टा होता है सोठा। ठीक है, 13, 11, 11, 13, 11, 13। ठीक है, ये रहा। तो सोठा का उल्टा छंद या ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बेटा कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? तो दोहे का उल्टा छंद सोठा होता है। ठीक है, उल्लाला में 15, 13 और बरवे में 12, 7। ठीक है, आपके सिलेबस में दोहा है तो हम उसी को देखें। फिर आ जाते हैं हमारे विषम मात्रिक, जहां चरणों में वर्णों की संख्या अथवा मात्राएं असमान हो, अलग अलग हो। दोहा प्लस रोला कुंडलियां और रोला प्लस उल्लाला छप्पे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? रोला, चौपाई, गीतिका, दोहा। अभी हमने पढ़ा कि दोहा तो अर्ध सममात्रिक छंद होता है ना? तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। चलिए,
जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, यानी ना वर्णों की ना मात्राओं का कोई प्रतिबंध हो, वह छंद कौन सा कहलाता है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, तो मुक्तक छंद कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अब आ गया आपका सिलेबस में जो दोहा पूछा जाएगा। देखिए बेटा, अभी मैंने यहाँ पर बेसिक बेसिक एमसीक्यूज यानी क्वेश्चंस आपको कराए। अब कई बार एग्जाम में हमको ये पंक्तियां देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपने अगर प्रैक्टिस कर ली है तो आप आराम से क्वेश्चन देखते ही बता दोगे, अरे ये तो दोहा है। ठीक है। तो ऐसे ही आप बताने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस यानी इस क्लास को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए, तो दोहा क्या है, दोहा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि दोहे छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण। ठीक है। दोहे छंद में कितनी मात्राएं पाई जाती है? तो 13-11, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है। चलो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सममात्रिक छंद है। बस ये 3 क्वेश्चन इस पर बनेंगे और चौथा क्वेश्चन पंक्ति देकर बन जाती है। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके विषम चरण में 13। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एमसीक्यू और बनेगा कि दोहे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 13। दोहे के समचरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 11। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है। तो इसके विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके दूसरे और चौथे चरण में गुरु लघु भी होता है, यानी छोटा और बड़ी, यानी पहले छोटी मात्रा होगी फिर बड़ी मात्रा। आप अब इसको क्या बना सकते हो? ट्रिक बना सकते हो। इसी को क्या बना लोगे बेटा आप? ट्रिक बना लो। कि कोई भी पंक्ति देखी देखी लास्ट में आप देखेंगे कि सोई होई। हाँ, आपको क्या मिलेगा? गुरु और लघु मात्राएं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है। 2 2 4 1 मिनट, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा, 1 सेकेंड, वही हम सोचे कैसे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो ये रहा लास्ट पंक्ति का, तो ये ही हम लेंगे क्योंकि इसको 2 लाइन दल में लिख दिया है। ठीक है। अब इसकी गिनती करना जानते हैं पहले, तो देखो चलो ध्यान से सीखना। म में कितनी है? एक ही मात्रा है तो 2 नंबर, र में 2 नंबर, भ में कोई मात्रा नहीं दिख रही तो 1 नंबर 1 नंबर, फिर आ की मात्रा 2 नंबर 2 नंबर, ह 1 और 2। अब इसकी गिनती करें, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। यहाँ देखो ओ की मात्रा है यानी गुरु है ना। अब यहाँ पर देखिए कि राधा नागरी सोए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गिनती करें हम लोग, 2 2 2 1 1 2 1, गिनती करें, 2 4 6, फिर 7 8 9 10 11, यहाँ 11 आ गया। अच्छा, अब हम इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं? इतनी गिनती करना पड़ेगा मैम, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है। तो इसकी गिनती करने से बचना चाहते हो तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लो। चलो एक बार देखो क्या करना है। यहाँ देखोगी तो र पर बड़ी ओ की मात्रा दिख रही है। ये कौन सी मात्रा है? गुरु की मात्रा है। यहाँ देखो ई, छोटी ई है तो ये लघु है। तो आप इसको ट्रिक बना लो कि जहां पर गुरु मात्रा दिखी और लघु मात्रा दिखी, इट मीन्स वो दोहा है। बन गई ट्रिक, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। हो सकता है आपको पेपर में ऐसा मिल जाए, यही लाइन मिल जाए तो आप आराम से कर लोगे। चलिए आगे देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये दोहे का ही क्या है आपका बेटा? प्रकार है। ठीक है। इसी तरीके से हम देखें, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये भी आपका दो है। कैसे पहचान सकते हो? तो यहाँ देखो एक ही मात्रा 2 नंबर, यहाँ देखो र में कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो अ छुपा है तो 1 नंबर, 2 और 1 नंबर मिल रहा है, लघु और गुरु है तो दोहा है। ये भी आप ट्रिक बना लिया। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, या मुनि नज पंडिता वेद न पावे पार। ठीक है। मूसो सम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, विचार रघुवंश
मणि हरहु विषम भवबीर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पर देखेंगे पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ठीक है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा आगे। तो इस तरह से आपको इतनी सारी पंक्तियां बता दी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, दोहा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 16, 13, 24। तो दोहा छंद के सम चरणों में हम फटाफट से पेपर में गए ऐसे करेंगे, 13, 11, 13, 11, ज्यादा टाइम ही नहीं लेना। उसने क्या बोला? सम 13, ठीक है, आंसर सी, टिक कर दिया। ये होता है स्पीड से काम करना। ठीक है, आगे। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं मैडम, कौन सा मुश्किल है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोठा, बरवे। अब यहाँ पर देखेंगे, रोला तो हो जाता है भाई हमारा सम में, चौपाई भी होता है सम में, सोठा नहीं होता क्योंकि दोहे का उल्टा सोठा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद श्री गुरु, देखो ये दे दिया गया है, तो हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें दोहा है। ठीक है, अब आ जाते चौपाई। चौपाई सबसे आसान होता है, इसकी सारी मात्राएं समान होती हैं और 16 होती हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन जाएगा? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यह एक सममात्रिक छंद होता है। बस 2 क्वेश्चन इसके बने, यही बात यहाँ पर कही गई। जैसे बंदेव गुरुपद पदम परागा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके अंत में गुरु लघु नहीं होता है, नहीं हो सकता क्योंकि सभी मात्राएं समान होती हैं, इसलिए गुरु लघु हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं, हो सकता है दोनों गुरु हो सकता है दोनों लघु हो, तो हम इससे इसको नहीं पहचान सकते, हमें इसकी मात्रा गिननी होती है। ठीक है, तो इसलिए सममात्रिक छंद में सभी की मात्राएं समान है। एक लाइन को उठाकर उसकी गिनती कर लो, बाकी सबका अपने आप आ जाता है। तो चलो गिनती कर लेते हैं, कैसे करनी है। देखो, ब पर 2 नंबर दिया, थोड़ा सा इसका हम कलर, चल यहाँ देखो, ब पर बिंदी है तो 2 नंबर, द पे कोई मात्रा नहीं तो 1, उ में 1, ग में 1। अच्छा, र में, गुरु में ना उ छोटा होता है, तो छोटे उ की मात्रा की 1 गिनती होती है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2। चलो गिनती करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 आ गई, तो इट मीन्स ये 24 चौपाई है हमारी। ठीक है, चलिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करन विधि नाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चौपाई। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामन जाई। आप इनको प्रैक्टिस के लिए इनकी पंक्तियां कॉपी में उतारो और गिनती करके भी देख सकते हो। 16-16 मिलेंगे, चौपाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, एक बार ध्यान से देखिएगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है क्या? सोठा, रोला, दोहा या चौपाई? तो मैडम जी, जिस छंद के 4 चरण के प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, वह हमारा चौपाई कहलाता है। ठीक है, और चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? तो 16 मात्राएं पाई जाती हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा, सोठा, चौपाई, सभी तो चौपाई होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो बस खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर। कुछ मुश्किल था? बहुत सिंपल सा छोटू सा चैप्टर था। आप बस इसको प्रैक्टिस करिएगा, गिनती करिएगा। गिनती में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही वो सही होगा। तो थोड़ा सा फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको गिनती करनी हो तो किस किस चीज का ध्यान रखना है। जहां कहीं पर भी चंद्र, देखो जहां कहीं पर भी लघु स्वर है उसे 1 नंबर दे देना, जहां कहीं पर भी दीर्घ स्वर है उसे 2 नंबर दे देना। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, री, जहां कहीं पर भी उसे 1 नंबर दे दोगे। ठीक है, और जहां आ, ई, उ, ए, ओ और औ हो तो उसे आप 2 नंबर दे देना। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी अगर विसर्ग है तो भी आप 2 नंबर दोगे। अगर कहीं पर अनुस्वार है यानी अनुस्वार बिंदी है तो भी आप कितना नंबर दोगे? 2 नंबर। अगर कहीं पर चंद्र बिंदी है तो आप 1 नंबर दोगे, और अगर कहीं पर आधा अक्षर आ रहा है तो उसके बगल वाले को 2 नंबर दे दोगे। बस इतनी चीजें रखनी है, आप आराम से गिनती कर लोगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करना, और मुझे कमेंट सेक्शन, जो हमारा कमेंट्स होता है उस सेक्शन में आकर आप लोग बताएंगे
कि जो बाकी पंक्तियां हैं उसमें कौन कौन सी मात्राएं हैं, और साथ साथ में जो, वैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका तो आंसर यही मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा करती हूँ कि अब आपको छंद के चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और करनी रहेगी। किसकी? गिनती करने की। हालांकि गिनती करने वाला इतना आपको परेशानी नहीं देगा, थोड़ा सा चीज़ों को 1 से 2 बार रिवाइज करना, फिर उसकी गिनती करना स्टार्ट करना, क्योंकि हमें पहले याद तो होना चाहिए कि 16 मात्राएं किस में होती हैं, 13-11 किस में होती हैं, 11-13 किस में होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा 1 से 2 बार आप इसे रिवाइज करिए, फिर गिनती करने बैठिएगा तो आपको आराम से गिनती करने में भी आसानी आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय।